What's up guys? KGF वर्सेस सलार, हु इज द रियल किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस। भाई साहब इंटरेस्टिंग वीडियो का टाइटल है। और आप इसमें से ज्यादा बड़े फैन किसके हो? मेरे से पूछोगे पर्सनली, मेरे को सलार से ज्यादा बेटर KGF लगी थी, नो डाउट। मेरे से भी कोई सा भी पार्ट उठा लो, बाकी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो। इसका ये मतलब नहीं सलार अच्छी नहीं थी, सलार का तो अभी बिल्डअप है, सलार 2 और भी खतरनाक होगी। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेटर फैक्ट्स चैनल से वीडियो है। 1 2 3 गो। I keep comparing Salar, I've told Prashant also this, to Game of Thrones. I decided to make Salar 2 into one of my best movies. सलार 2 मैं कहता हूं भी तो लगेगा टाइम। Salar 2 is something that unquestionably will be one of my best works. प्रशांत नील खुद कहते हैं कि केजीएफ के अकॉर्डिंग सालार बनाने में उनकी फट के हाथ में आ गई थी, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म केजीएफ जैसी हाइप या क्रेज बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ऑडियंस भी इस फिल्म से बिल्कुल ही डिसअपॉइंट दिखती है। इट्स अ डिजास्टर। फ्लॉप बहुत बकवास है भाई, मत देखने आओ। नहीं, कुछ खास नहीं है, मजा नहीं आया मालिक। मेरा 2 क्वार्टर गया है, एक मेरे को तो बहुत खराब लगी, टाइम पे बोर करती है। केजीएफ की बराबर नहीं कर सकती। पिक्चर लॉन्ग थी भाई, वो सलार कम, मेरे को सलवार ज्यादा लगी। सिर्फ 100 करोड़ के बजट में बनी केजीएफ 2 ने जहां पैंडेमिक के टाइम पे, जब चाइनीज वायरस की वजह से थिएटर्स 50% ऑक्यूपेंसी पे चल रही होती है, उस टाइम पे ये फिल्म 1250 करोड़ का कलेक्शन करती है। तो वहीं सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 270 करोड़ में बन रही सालार एटलीस्ट 1000 करोड़ तो टच करके ही जाएगी, लेकिन ये फिल्म 700 करोड़ पे ही रुक जाती है। इसी सालार को रिलीज हुए आज 1 साल हो चुके हैं और अब जाकर इसे कल्ट फिल्म बताया जा रहा है। यूट्यूबर्स प्रजाति के कुछ लोग लंबे हाइबरनेशन से जाग रहे हैं। जो पहले इस फिल्म को गाली दे रहे थे, वही इसे हिडन जेम बता रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह की डिस्टोपियन वर्ल्ड सालार में क्रिएट की गई है, इंडिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। तो आज की इस वीडियो में हम प्रशांत नील के ही 2 बच्चे, यानी केजीएफ जिसे प्रशांत का प्यार कम मिला लेकिन ऑडियंस का ज्यादा, और सालार जिसे प्रशांत ने तो भरपूर प्यार दिया लेकिन ऑडियंस से बहुत कम प्यार मिला, इन दोनों ही फिल्मों की सक्सेस, स्टोरी लाइन, इन्फ्लुएंस ऑन ऑडियंस और प्रशांत नील की विजन, मतलब इन जैसे काफी सारे पैरामीटर्स पे दोनों ही फिल्मों को एनालाइज करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों प्रशांत नील सालार 2 के लिए केजीएफ 3 से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो सीईओ ऑफ इंडिया यानी रॉकी भाई जैसे ब्रांड को करते हैं सलाम, और देवा के पागलपन पे कैसे लगाया गया था लगाम। चलिए डिटेल में करते हैं दोनों ही फिल्मों का कंपैरिजन यूट्यूब पे सरेआम। सो अगले 5 पॉइंट से दोनों ही फिल्मों को अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, वर्ल्ड बिल्डिंग एंड स्टोरी लाइन। तो देखो, केजीएफ की कहानी कहीं ना कहीं रियल लाइफ प्लेसेस, सर्कमस्टेंसेस से इंस्पायर्ड होती है, क्योंकि एक टाइम पर सच में कोलार गोल्ड फील्ड में मजदूरों को कुत्तों से भी बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। और यहीं से केजीएफ की सेमी फिक्शनल स्टोरी आगे बढ़ती है, जो कि रियल लाइफ सर्कमस्टेंसेस से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई होती है, जिसमें इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, रीजन, कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ होता है। केजीएफ की कहानी 1951 में स्टार्ट होती है, जब सूर्यवर्धन को पहली बार एक सोने का पत्थर मिलता है, तो वो वहां पहुंचे पुलिस वालों को भी मरवा देता है और न्यूज को बिल्कुल ही दबा देता है। 99 इयर्स के लिए वो केजीएफ को लीज पे लेके जबरदस्ती गांव वालों को उठा के केजीएफ के नर्क में पटक देता है। वही कहानी के दूसरे हिस्से में हमें रॉकी भाई के बारे में बताया जाता है, जिसके पैदा होते ही उसकी माँ मर जाती है, लेकिन उसे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की प्रॉमिस लेकर जाती है। अब सूर्यवर्धन के होते हैं 5 पार्टनर, और उसके हार्ट अटैक के बाद उसके 2 भाई गरुड़ा और अधीरा के बीच क्लैश होता है, और फाइनली गरुड़ा केजीएफ के पूरे साम्राज्य को हथिया लेता है। बाद में जाकर अपना रॉकी भाई बैंगलोर जाता है और वहाँ के वर्कर्स पे हो रहे अत्याचार से उसका दिल पसीज जाता है और वो उन्हें आजाद करने के लिए गरुड़ा को मार देता है। ये कहानी नॉन लीनियर तो होती है, लेकिन ऐसी होती है जो किसी को भी समझ में आ जाए। दूसरी तरफ सालार हमें बिल्कुल ही एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में ले जाती है, जहाँ हमें खानसार नाम की जगह के बारे में बताया जाता है, जिसके होते हैं 3 कबीले, मन्नार, गनियार और सौरयंगा। और आपने सालार में शायद नोटिस किया हो या नहीं, खानसार को गुजरात के रन ऑफ कच्छ के आसपास दिखाया जाता है, जैसा कि कुछ भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही एक प्योर फिक्शनल दुनिया। खानसार की खुद की गवर्नमेंट होती है, पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें करता, जिसे आप प्राइम मिनिस्टर समझ सकते हो। फिर खानसार के 101 हिस्सों का नायक कहलाता है कापर, उसके नीचे जो होते हैं उन्हें सरदार कहते हैं, और उस पूरे वर्ल्ड का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसे ये लोग निबंधन कहते हैं। और इसके बाद एक एक करके इतने सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि आधी ऑडियंस के फिल्म कम एडवांस मैथ्स की क्लासेस ज्यादा लगने लगती है। फिर फिल्म के फर्स्ट हाफ तक श्रुति हसन को बचाते बचाते देवा का असली फेस रिवील होता है, लेकिन सेकंड हाफ में तब तक कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ सारे कबीले आपस में लड़ भिड़ रहे होते हैं, और उसके बाद कैसे देवा अपने दोस्त वर्धा का साथ देता है। अंत में ये भी बता दिया जाता है कि पूरे खानसार का असली कर्ता यानी वहाँ का राजा प्रभास यानी देवा ही होता है। अब पूरे फिल्म में इस डिस्टोपियन वर्ल्ड इतने सारे कैरेक्टर से कंफ्यूज होते आई ऑडियंस का एटलीस्ट जब इंटरेस्ट जागता है कि वर्धा और देवा दोस्त से दुश्मन कैसे बने, खानसार का क्या हुआ, क्या देवा ने ये जानते हुए भी कि वो असली मालिक है खानसार का, उसने खानसार को छोड़ दिया, तब तक भैया फिल्म खत्म हो जाती है।
है और इसीलिए ऑडियंस को आता है गुस्सा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा होता है। वो ये कहते हुए बाहर निकलते हैं कि भाई पूरी फिल्म की डार्क थीम थी, पूरी फिल्म में बस सस्पेंस ही सस्पेंस था, ये फिल्म नहीं ट्रेलर है। अब देखो केजीएफ में गरुड़ा जैसे मर्सिलेस विलन का मरना पब्लिक को एक अलग ही थ्रिल देता है। पब्लिक बुराई पे अच्छाई की जीत को देखकर हमेशा की तरह हैप्पी एंडिंग को एंजॉय करके घर जाती है, जो चीज लोगों को सालार में कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। अगला पॉइंट है मास मसाला वर्सेस ऑफ स्ट्रीम फिल्म। देखो केजीएफ 90s के अमिताभ बच्चन की फिल्मों की तरह एक फुल ऑन मेन स्ट्रीम मास मसाला फिल्म होती है, फिर चाहे वो पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2। पार्ट 1 में जहां में सलाम रॉकी भाई, धीरा धीरा सुल्तान जैसे 6 पावर पैक्ड सॉन्ग्स होते हैं, वही पार्ट 2 में भी भाई 4 सॉन्ग्स होते हैं, लाइक तूफान, फलक तू, गरज तू, गली गली में फिरता है रिप्राइज वर्जन। ऊपर से आपको याद ही होगा कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के केजीएफ में टोटल 20-30 नहीं बल्कि AK-56 की तरह 56 बैडएस डायलॉग्स होते हैं, और आज भी केजीएफ के डायलॉग्स बच्चे बच्चे को याद है। इसके अलावा केजीएफ एक प्योर मास मसाला फिल्म की तरह हीरो का लव एंगल, फिर उसके लिए रिवेंज, माँ का प्यार वाला इमोशनल एंगल, पावर, पैसा एक ऑडियंस को एग्जैक्टली वही डिलीवर करती है जो वो देखना चाहती है। मतलब एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को लेके आने वाली मूवीज लाइक पुष्पा एंड बाहुबली। वहीं दूसरी तरफ सालार प्रशांत नील की एक बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म होती है। वो गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ रिंग्स की तरह एक बिल्कुल ही नई और यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ स्टोरी को प्रेजेंट करने की कोशिश करती है, और इस तरह की स्टोरी को एक मूवी से प्रेजेंट करना ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। ऊपर से सालार में ऐसा कोई सॉन्ग भी नहीं था जो मुझे आज तक याद हो। फिल्म में लव एंगल श्रुति हसन के साथ बिल्डअप तो हो रहा होता है, लेकिन वन साइडेड यानी श्रुति हसन की तरफ से ही। और अपना देवा एक मैनियक कैरेक्टर होता है, लेकिन उसे पैसा, पावर, गद्दी की लालच नहीं होती। वो चूहे से शेर भी तब बनता है जब उसकी माँ उसे कहती है और वो अपना कसम तोड़ती है। सालार का आई काइंडली रिक्वेस्ट वाला डायलॉग छोड़ दो तो शायद ही मुझे कोई दूसरा डायलॉग याद है। लोग सालार से इसलिए भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि आधी जनता रॉकी भाई यानी यस की कैमियो के रूमर की वजह से थिएटर गई होती है। यही बात जब राजा मौली प्रशांत नील से पूछते हैं तो ही सेड कि अगर हम ऐसा करते तो हमारे लिए ये काफी कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल होता, लेकिन ऐसा ना करने के पीछे प्रशांत नील का एक ही मोटो था कि पब्लिक को एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस डिलीवर करना। Is there a connection between KGF and Salar? No, sir. Absolutely not. Absolutely These are not. two different worlds. It was very, very convenient for us to have taken that route. But I'm not capable of doing something like that because there are different timelines. KGF happens in the 80s and this happens in today's period. Okay. So I'm not capable of doing that. I don't connect with that. थर्ड पॉइंट है थीम। अगर आप केजे के पूरे थीम को नोटिस करोगे तो फिल्म का थीम क्या होता है कि पावरफुल बनने के लिए पावरफुल लोगों को रास्ते से हटाओ और खुद जाकर गद्दी पे बैठ जाओ। अपना रॉकी भाई गरुड़ा को मार के वही करता है और वो कहता है कि पावरफुल पीपल मेक्स पावरफुल प्लेसेस, और इस पावर के परसूट में रॉकी भाई का राइज ऑडियंस विटनेस करती है और उसे एंजॉय भी करती है, और आगे चलकर रॉकी भाई प्रोटैगनिस्ट से एक ग्रे कैरेक्टर बनने लगता है जिसे आप विलन नहीं बल्कि एंटी हीरो बोल सकते हो। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? केजीएफ हमें दिखाती है कि पावर एक दो धारी तलवार होती है जो हमें पावरफुल तो बनाती है लेकिन अंदर से करप्ट और क्रूअल भी। वही सालार की बात करें तो सालार में पावर तो होता है लेकिन देवा यानी प्रभास का कैरेक्टर पावर को चेज नहीं करता। उसका मोटो नहीं होता पावर को चेज करना, बल्कि वो अपने दोस्त वर्धा के लिए ये सारा कुछ करता है। चलो इस चीज से भी ऑडियंस कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ देवा यानी प्रभास का कैरेक्टर कर्ण से इंस्पायर्ड है, जो कि खुद किंग नहीं बनना चाहता बल्कि वो एक किंग मेकर है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो ओवर पावर्ड हो जाता है, जैसा कि सालार का वो सीन जिसमें सबके बीच में जब फैसला होने वाला होता है, वहाँ देवा खानसार के सबसे ऊंचे दर्जे का एक इंसान यानी एक नायक एक कापर को सिर धड़ से अलग कर देता है, और पूरा खानसार जिसे इतना क्रूएल, इतना मर्सिलेस, लाखों की आर्मी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसे ब्रिटिशर्स भी रूल नहीं कर पाए होते हैं, उसके बावजूद सारे के सारे लोग हाथ पे हाथ धड़े बैठे रहते हैं। कुछ भी खानसार में सालार यानी देवा जैसे हीरो को इतना पावरफुल करके दिखाया जाता है कि उसके सामने कोई है ही नहीं। इवन एक सीन में वो मन्नार कबीले वाले पंडित को लेके आते हैं जो कि देवा की तरह ही एक मैनियक यानी पागल होता है, लेकिन उसका भी क्लैश कहीं भी हीरो से पार्ट 1 में नहीं होता। लेकिन केजीएफ में रॉकी भाई जितना पावरफुल होता है उतना ही या उससे थोड़ा कम उस वर्ल्ड के विलन भी होते हैं, जैसे कि गडोरा, अधीरा या फिर पीएम, और ये सारे लोग मिलकर रॉकी भाव की वाट लगाने में भी पीछे नहीं हटते। लेकिन प्रशांत नील बताते हैं कि केजीएफ 1 और 2 मेरे लिए उतना टफ नहीं था जितना कि सालार। और पृथ्वीराज सुकुमारन भी कहते हैं कि जब वो पहली बार सालार के सेट पर गए थे तो उन्हें एक पूरा बोर्ड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन दिखा था रिगार्डिंग सालार। On the wall there was a huge board. Do you remember this? On the wall there was a huge board and he had written down each character of Khansar, the history of Khansar, how the political so-called consulate of Khansar is set up, what is the relationship between each tribe in Khansar. And it's like this huge board filled with diagrams and names and arrows and connections. And I'm sitting there thinking like, oh my God, like to make this much of a story, how much has this man thought from the history of Khansar? It is out and out drama.
अब देखो सालार के अनसक्सेसफुल होने का क्रेडिट कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स या मूवी रिव्यूअर्स को भी जाता है, क्योंकि देखो जब बारी आती है इस तरह की वर्ल्ड बिल्डिंग वाले फॉरेन कंटेंट को सपोर्ट करने की, तो कुछ मूवी रिव्यूअर्स जो नोलन चचा के यहाँ चाय पीने जाते हैं, स्पिलबर्ग जिनके लिए खुद पैनकेक्स बनाते हैं, और राजकुमार हिरानी तो महीने में 1-2 दिन इन्हें दारू पार्टी के लिए बुला ही लेते हैं। पब्लिक का तो छोड़ो, इनके जैसे लोग भी सालार को ट्रोल करते हैं। के बाद वो फिर स्लो मोशन में मैं बता रहा वो तो हूँ मतलब मुश्किल कैसे, क्या मीम था, मुश्किल से मुश्किल, ठीक है। अगर प्रभास 10 कदम भी चल दिया हो किसी एक्शन सीन्स में तो मेरा नाम बदल दो, ठीक है। अगर प्रभास ने 10 शब्द बोल दिए होंगे पूरी पिक्चर में। फोर्थ पॉइंट है ऑडियंस रिसेप्शन। तो देखो KGF 2 के बाद ऑडियंस बिल्कुल ही कुछ वैसी ही एक फिल्म का एक्सपेक्टेशन लेकर जाती है, जो कि सालार बिल्कुल ही डिलीवर नहीं कर पाती। ऊपर से सालार के रिलीज होने के बाद सालार पे प्रशांत नील की ही डेब्यू फिल्म उग्रम के रीमेक होने का दाग लग जाता है। अब देखो मैंने दोनों ही फिल्में देख रखी है, बट सालार का वर्ल्ड, इसके कैरेक्टर, काफी सारी चीजें उग्रम से 100 टाइम्स बेटर है। हाँ, कहानी थोड़ी सी इंस्पायर्ड जरूर है, पर इस पर प्रशांत नील क्या कहते हैं वो आप खुद ही सुन लो। I said Ugram. I told the whole story of Ugram in 2 hours and 14 minutes. Yeah. I'm making a 6-hour movie. I'm not going to just take Ugram and put it over here. Yeah. The basic idea, that I wanted that emotion for people to see it on the big screen is the only reason that I did. देखो ऑडियंस हमेशा से ही KGF जैसी हाई एनर्जी सीक्वेंस, आइकॉनिक डायलॉग्स, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर वाली फिल्में ज्यादा पसंद करती है, रादर देन अ फिल्म लाइक सालार विद अ स्लो नैरेटिव। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि नील की खुद की इंटायर टीम कंफ्यूज हो गई थी जब पहली बार उन्हें सालार के बारे में समझाने की कोशिश की गई थी। और एक बात, जहां KGF को US सर्टिफिकेट मिला था जिसे 12 ईयर्स के ऊपर की ऑडियंस देख सकती थी, वहीं सालार को A सर्टिफिकेट दिया जाता है बिकॉज ऑफ सम वायलेंट सीन्स, जिससे फिल्म की रीच वैसे ही कम हो जाती है। और इस फिल्म के काफी सारे प्रोमिनेंट सीन्स भी कट कर लिए जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पूरी वीडियो में मैंने डंकी क्लैश को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सालार एक मास मसाला मेन स्ट्रीम फिल्म होती तो डंकी क्लैश से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जैसा कभी जीरो वर्सेस KGF के टाइम पे हुआ था। हाँ, तो वीडियो के एंड में बात करते हैं कि सालार 2 क्यों प्रशांत नील को KGF 3 से भी प्रॉमिसिंग फिल्म लगती है। तो देखो KGF 3 नो डाउट जब भी आएगी फाड़ के जाएगी, क्योंकि उसकी स्टोरी को वैसे ही पॉइंट पे एंड किया गया है, जहाँ अधीरा के बाद इंडियन गवर्नमेंट के अटैक से बचने के लिए रॉकी भाई इंडियन ओशन में डूब जाता है, और KGF 3 की स्टोरी का क्लियर हिंट एंड में हमें दिया जाता है। लेकिन सालार 2 पे प्रशांत नील को इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि अभी फिल्म की पॉजिटिव हाइप क्रिएट होनी स्टार्ट हो चुकी है। फिर से पब्लिक को थिएटर एक्सपीरियंस देने के लिए इसी मंथ इस फिल्म को री रिलीज किया जा रहा है ऑन 21 मार्च 2025। और सालार 1 तो सच में वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट में ही निकल गई। असली ड्रामा तो हमें प्रशांत नील इसके सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। एंड ही आल्सो सेड कि KGF 1 के टाइम पे भी ये फिल्म कर्नाटका के आउटसाइड कुछ खास नहीं कर पाई थी, और KGF 2 ने फाड़ के रख दिया था। And KGF 1 did not do brilliantly well outside of Karnataka in the first part. And it did brilliantly well in the second part, and that's what we are trying to achieve over here. We are trying. बात भी सही है, KGF 1 ने जहां 250 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो KGF 2 ने सीधा 1000 करोड़ ज्यादा, यानी कि 1250 करोड़ का। तो सालार 2 ऐसा ही कुछ कर सकती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की डिटेल वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ठोको, और हाँ, अगर आप सालार के इंटायर वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मूवी के काफी सारे हिडन प्लॉट्स एंड एक्सप्लेनेशन पे एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में वर्दा वर्सेस देवा स्पैम करो। 1000 कमेंट का छोटा सा टारगेट, और लैडर भाई एक डिटेल। एक छोटी सी बात यहाँ पर ये है कि सलार मूवी मतलब उतना वो नहीं, हाइप तो मूवी की थी, उतना मतलब आपको प्रभावित उस तरीके से नहीं करता है, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग ना KGF के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मतलब कुछ ही ऐसे हैं जिनके मुझे नाम नहीं याद होंगे, मोस्टली सबके याद है। सलार में क्या है, मुझे मुश्किल से 1-2 कैरेक्टर और गाने याद अगर मैं बताऊं, लेकिन क्योंकि थोड़ा एक प्लस पॉइंट सलार मूवी का ये है सबसे बड़ा कि अभी कैरेक्टर बिल्डिंग हुई है, एम्पायर से आपको रिलेट कराया गया हर एक चीज। जैसे आप गेम ऑफ थ्रोन्स ये सब सीरीज देखते हो तो ऐसा नहीं है उसके एक सीजन में ही वो 1-2 एपिसोड में ही माहौल हो गई ना कि फर्स्ट में जैसे लोगों को लगा कि यार इतने घंटे की देख के आए हैं, समझ रहे हैं, उसमें ऐसा लगा कि सिर्फ ट्रेलर सा दिखा दिया इतना बड़ा। लेकिन देखो कोई भी एक एंड वैसा नहीं मिला। जैसे मूवीज देखते हो, एक मूवी आपस में वो करवा, लेकिन मेरे को ये लगता है कि भाई ये तो शुरुआत थी, मूवी तो अच्छी होगी नो डाउट, मूवी तो अब भी अच्छी थी। वो क्या होता है, कई बार एक माइंडसेट हो जाता है कि भाई हमने KGF देखी थी, डायरेक्टर वही है, उसी तरीके का मार धाड़ ये सब देखने को मिलेगा, और उसी तरह के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। नहीं, ये स्टोरी बिल्डिंग हुई है। मुझे लगता है कि ये तो ट्रेलर भी नहीं कहूंगा मैं, सलार 2 में तो भाई साहब जो मुझे लगता है जो एक्शन सीन्स होंगे, जो कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, जो पॉलिटिक्स तगड़े लेवल पर होगी, उसमें आपको KGF वाली वाइब्स आएंगी मुझे लगता है। और भाई यही चीज है कि वो बोला ना उन्होंने, मैं 2 घंटे की मूवी नहीं बना रहा, मैं 6 घंटे की बना रहा हूँ। कि जैसे आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हो, ये सब देखते हो, तो उसमें एक सीरीज चलती है, लंबा टाइम लगता है थोड़ा सा, वो चीज भी है। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। नो डाउट KGF और सलार में कंपैरिजन करें तो KGF एक्शन पैक्ड और थोड़ा उस तरीके से वो हाई एनर्जी टाइप मूवी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।